नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं इंग्लिश विषय से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रोनाउन। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, विच इज द पर्सनल प्रोनाउन एमंग द फॉलोइंग। विकल्प ए है हु, बी है दैट, सी है दिस और डी है यू। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, यू। यू इसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन है। आप जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। आप जानते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रोनाउन, जिसको आप सर्वनाम कहते हैं हिंदी में बड़ा अंतर है। हिंदी में जहां प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं, वहीं अंग्रेजी में प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। अगर हम सातों प्रकार के प्रोनाउन पर थोड़ा सा अगर चर्चा कर लें तो मुझे लगता है कि आप सारे प्रश्न हल कर लेंगे। आप जानते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। हिंदी में अगर बात करें तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। अगर इसके प्रकार की बात करें तो प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन में नाम से ही पता चलता है यह किसी पर्सन के नाम के स्थान पर आता है। और पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जिसे आप कहते हैं। इसमें जो बोलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? आई, वी, ये दोनों मूल रूप से फर्स्ट पर्सन के रूप हैं और इन्हीं का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है, वो सब भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आई का माई, मी, माइन, ये सब। वी का आवर, आवर्स, अस। तो ये सब इसके रूप हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बात करता है। मतलब जब हम अपने स्वयं के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आई और वी आता है और इसके सारे फॉर्म्स आते हैं। सेकंड पर्सन वह होता है जो फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, जिसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा बात किससे करता है? तुम या आप से। तो अंग्रेजी में तुम और आप दोनों की अंग्रेजी यू ही होता है। तो यू, योर, योर्स, दाउ, दी, दाई, ये सब क्या हैं? आपके सेकंड पर्सन हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपका थर्ड पर्सन, जिसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं तो जिसके बारे में बातें करते हैं वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। इसके अंतर्गत ही, सी, इट, इट्स, हिम, दे, देम, हर, हर्स, हीज, देयर, देयर्स, ये सब आते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद रहे जिनके बारे में हमने आपसे बात किया। प्रोनाउन का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चलता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है? हु,
whom, whose, which, what, as, that, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने कह दिया आई नो द बॉय हु केम हियर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आया। तो यहाँ हु क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद तीसरा जो प्रोनाउन है आपका वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये प्रोनाउन हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं और इन्हें ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनके अंतर्गत जैसे हमने कह दिया हु आर यू, विच इज योर पेन, व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पर हु, विच, व्हाट ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु, हुज, हुम, विच, व्हाट ये सब क्या है? आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद चौथा जो आपका प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है। तो जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज ये सब ऐसे ही प्रोनाउन है। जैसे मैंने कह दिया दिस इज माई पेन, तो दिस यहाँ पर क्या है? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज योर बुक, दैट यहाँ पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ध्यान रखिएगा अगर जो है माई, आवर, योर, देयर, इट्स ये सब अगर कहीं आता है तो ये सब हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आता है। जैसे माई पेन, तो माई क्या है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद पेन जो आया वो आपका नाउन हो गया। तो हमेशा याद रखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आता है। तो माई, आवर ये सब क्या है? माई, आवर, हिज और हर ये सब क्या हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। योर, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इस तरह से हम अगर जो है किसी भी ऐसे प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन आता है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माना जाता है और अंग्रेजी में ऐसे भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। पांचवें प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पांचवा प्रोनाउन आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो आमतौर पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं जो सेकेंड पर्सन होता है, जैसे यू है आपका, तो सेकेंड पर्सन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। जैसे योर से योर सेल्फ। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है आपका, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सेल्फ और सेल्फ्स जोड़ करके, और इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में भी सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके बनाए जाते हैं। तो जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इस तरह से बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इन्हें ही हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आपका छठवां जो प्रोनाउन है वो है इनडिफिनिट प्रोनाउन। नाम से पता चलता है इनडिफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित सर्वनाम को ही इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। तो कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया वन, सम, मच, ऑल, लिटिल, नन, फ्यू, मेनी, एनी, ये सब क्या हैं आपके? ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे हमने कह दिया वन मस्ट लव वंस कंट्री, हमने कह दिया सम आर बोर्न पोएट्स। तो ये सब यहाँ पर वन और सम आपके क्या बन जाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाएंगे।
इसके बाद आपका सातवां और अंतिम जो प्रोनाउन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। इसके अंतर्गत इच, आइदर, नाइदर इस प्रकार के प्रोनाउन आते हैं। जैसे हमने कह दिया इच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ रिवॉर्ड, तो यहां इच क्या है? आपका विभागवाचक सर्वनाम है। तो ये 7 प्रकार के सर्वनाम आपके यहाँ अंग्रेजी में होते हैं और मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में हु दिया हुआ है, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और हु आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? वाक्य पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का वाक्य, कैसे वाक्य आ रहा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दैट और दिस की अगर हम बात करें तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर यू आपका क्या है? सेकेंड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन का मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन है यू। और ये आप देखिए, चूंकि प्रश्न में पूछा गया है पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन यू है आपका। और पर्सनल प्रोनाउन में ये उसका कौन सा भेद है? ये उसका दूसरा भेद है, सेकंड पर्सन जिसे आप कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, विच इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव एमंग द फॉलोइंग? विकल्प ए है वी, बी है आवर, सी है अस और डी है आवर्स। अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन आता है तो वह हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था माई पेन, योर हाउस, आवर होम या इस तरह के शब्द। तो आप यहां देखिए, यहां पर वी, अस और आवर्स इन तीनों के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। यहां नाउन का प्रयोग केवल विकल्प बी के साथ होगा। जैसे हमने लिख दिया आवर बस, आवर पेन, आवर बुक, तो यहां पर आवर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, द बॉय किल्ड हिमसेल्फ। व्हाट इज हिमसेल्फ हियर इन द सेंटेंस? ऑप्शन ए है पर्सनल प्रोनाउन, बी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डी है एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दो भेद होते हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होता है और दूसरा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन भी ऐसे ही बनता है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। इसका मतलब प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह एम्फैटिक प्रोनाउन भी बनाया जाता है, लेकिन दोनों में आधारभूत अंतर है। जब भी ध्यान रखिएगा, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगा। हो सकता है कि वाक्य के अंत में आए, तो कहने का मतलब यह है कि कहीं दूसरी जगह आ सकता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता। इसका मतलब दबाव नहीं डालता है, वो अंत में आएगा। और अगर एम्फैटिक प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या उस सर्वनाम या नाउन जो भी रहेगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा, उसके तुरंत बाद जो है, जब ऐसे प्रोनाउन आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वाक्य को जोरदार तरीके से व्यक्त करने लगते हैं, कर्ता पर दबाव डालने लगते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगर ये रहा होता कि द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हिमसेल्फ जो है यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लड़के ने खुद को मार लिया। अगर मैंने यहां पर एक वाक्य ऐसे बनाया होता, आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां गया, तो यहां आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आया है, तो ऐसे में माई सेल्फ क्या होगा आपका? वह एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि आई पर
दबाव बना रहा है, आई को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर रहा है। सीधे से जानिए, सीधे सीधे जानिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर निजवाचक सर्वनाम आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो वह इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। और अगर अंत में आता है तो वह हमेशा क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। और अगर तुरंत बाद आएगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। बस इतना जानते रहिए। हालांकि अब जो अंग्रेजी में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, इन नए प्रयोगों में अगर आप देखें तो इम्फेटिक प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर भी हम यूज करते हैं। जैसे अंत में लगा करके भी हम दबाव डालते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, या सब्जेक्ट को जोरदार तरीके से प्रयुक्त करते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, जहां दोनों इस तरह के ऑप्शन रहेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए इस वाक्य में इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन अगर आप इसमें देखिए तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर द बॉय के बाद हिमसेल्फ रहा होता तो ये क्या होता, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता। लेकिन यहाँ वर्ब के बाद हिमसेल्फ आया है और इस नाते से यह क्या बन जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो इसलिए यहां विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इज। इज इज किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प ए है इम्फेटिक प्रोनाउन, बी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब हम पहले प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको प्रोनाउन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान किया था। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम विभागवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तो इससे प्रत्येक व्यक्ति का बोध होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, ये सब प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ पर इच की बात की गई है। इच, आइदर, नाइदर ये सब क्या हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बाकी तीनों आपके यहाँ पर ऑप्शन गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। मैं खुद से इस कार्य को करता हूं। देखिए ऊपर के प्रश्न पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस पर भी हमने बात किया था। तो यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ आया है। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज माई सेल्फ हियर इन द सेंटेंस। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बी है इम्फेटिक प्रोनाउन, सी है इंडेफिनिट प्रोनाउन और डी है पर्सनल प्रोनाउन। यहां भी आप देखिए रिफ्लेक्सिव भी आया है और इम्फेटिक प्रोनाउन भी आया है। तो आप मुझे बताइए इसमें हम वरीयता किसको देंगे? इसमें हम इम्फेटिक प्रोनाउन को वरीयता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहां आप देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ आया है। तो ऐसे में यहां पर आपका विकल्प बी सही है, इम्फेटिक प्रोनाउन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, which pronoun is indefinite among the following। ऑप्शन ए है दिस, बी है आई, सी है वन और डी है माइन। ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की तरफ जो है संकेत करते हैं, तो या उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था ऑल, मच, लिटिल, वन, सम, नन, फ्यू, मेनी, एनी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है दिस। दिस कौन सा प्रोनाउन है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर हम आई की बात करें तो आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में। और अगर वन की बात करें तो यहाँ पर वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि वन से ये पता नहीं चल रहा है कि किस सर्वनाम की बात की जा रही है। अगर माइन की बात करें तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। हमेशा याद रखिए, अगर जैसे
किसी प्रोनाउन के अंत में यस जोड़ा जा रहा है, जैसे हर्स, आवर्स, देयर्स और माइन, अगर इस तरह से होते हैं, या फिर आपको हिज, ऐसे अगर हैं प्रोनाउन जिनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है, तो ऐसे प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ माइन आपका क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इस तरह के क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस सेट में हम आपसे को हल करवाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर इनडिफिनिट प्रोनाउन की बात की जाए तो विकल्प सी आपका सही है, 1। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज ईच अदर? विकल्प ए है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डी है पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, आप जानते हैं कि इच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ही एक भेद होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं संयुक्त सर्वनाम, या इस तरह से भी इनका नाम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पारस्परिक सर्वनाम होते हैं, ये संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन का, या किसी एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने कह दिया, अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर, वी आर द 4 फ्रेंड्स, वी लव वन अनदर। तो रेसिप्रोकल के अंतर्गत ईच अदर और वन अनदर, ये दो प्रोनाउन आपके आते हैं। ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो लोगों के लिए होता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, जैसे हमने कह दिया अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर, और दो से ज्यादा अगर रहेंगे तो वहां वन अनदर का प्रयोग होता है। इन दोनों का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से। तो वी आर 4 फ्रेंड्स, जैसे मैंने कह दिया हम 4 मित्र हैं। वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ दो से ज्यादा लोग हो गए। अगर दो लोग होते तो हम क्या लिखते? ईच अदर लिखते। जैसे अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर, माने अरुण और वरुण एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर विकल्प बी आपका सही है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईच अदर और वन एन अदर, ये दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है, और वन एन अदर का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंस्ट्रक्शन, फाइंड आउट द एरर। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें गलती कहाँ है, जो कई पार्ट में दिए गए हैं। दिस इज द सेम पेन हु आई बॉट स्टरडे। इसमें वाक्य की किस भाग में गलती है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है दिस इज द सेम पेन, बी है हु आई, सी है बॉट स्टरडे और डी है नो एरर। तो अगर कोई गलती नहीं है तो विकल्प डी को हमको सही करना है, और अगर किसी पार्ट में गलती है तो उस पार्ट को हमें बताना है। यहां पर मैं आपके सामने एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हु, विच, दैट, ये सब क्या हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का प्रयोग हमेशा मानवों के लिए किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, जीवित प्राणियों के लिए किया जाता है। जबकि विच का प्रयोग बेजान चीजों के लिए और पशु पक्षियों अथवा प्राणियों के लिए किया जाता है, कीड़े मकोड़ों के लिए किया जाता है, तुक्ष प्राणियों के लिए। तो मुझे यह बताइए, यहां पर दिस इज द सेम पेन, यह वही कलम है, तो यहां पेन बेजान है। तो अगर पेन यहां बेजान है तो यहां हु का प्रयोग होना नहीं चाहिए था। यहां हु की जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए? विच का प्रयोग होना चाहिए। विच का प्रयोग क्यों होना चाहिए? क्योंकि कलम यहां पर क्या है? बेजान है। अगर यहां पर जैसे
दिस इज द मैन अगर ऐसे रहा होता, या किसी व्यक्ति का नाम रहा होता, या कोई ऐसे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन रहा होता, तो यहां पर हु का प्रयोग सही होता। लेकिन चूंकि यहां पर पेन बेजान है और इसलिए यहां पर हु का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहां विच का प्रयोग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस पार्ट में इसमें गलती है, हु आई में। तो यहां हु में गलती है, विच आई होना चाहिए था। तो दिस इज द सेम पेन विच आई बॉट स्टरडे, ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। जबकि यहां पर गलती हो गई है हु का। तो यहां पर किस पार्ट में गलती है, यहां विकल्प बी आपका सही होगा। विकल्प बी में गलती है, बाकी तीनों का कोई मतलब नहीं है। दिस इज द सेम पेन, ये सही वाक्य है। बाट स्टर्ड ये भी सही है। नो एरर, इस विकल्प का कोई मतलब ही नहीं है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। हु के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, विच का प्रयोग होना चाहिए था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, एवरी सन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। इसमें आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। विकल्प ए है एवरी सन, बी है शुड ओबे, सी है देयर पेरेंट्स, और डी है नो एरर। आप जानते हैं इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब किस प्रकार के प्रोनाउन हैं, विभागवाचक सर्वनाम हैं, और ये प्रत्येक का बोध कराते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ये जब प्रत्येक का बोध कराते हैं तो ये अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तो वो अलग अलग व्यक्ति हमेशा एक वचन में ही होंगे। तो एवरी सन माने प्रत्येक पुत्र, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, एवरी सन प्रत्येक पुत्र, शुड ओबे पालन करना चाहिए, आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो देयर पेरेंट्स न हो करके यहां क्या होना चाहिए, हिज पेरेंट्स। यहां क्या होना चाहिए था, हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स इसलिए होना चाहिए था क्योंकि एवरी यहां पर सिंगुलर है, और एवरी के अनुसार ही यहां पर हिज का प्रयोग होना चाहिए। एवरी अगर यहां पर एवरी को के स्थान पर अगर कोई प्लूरल रहा होता, या फिर ऐसा कोई नाउन रहा हो, ऐसा कोई प्रोनाउन रहा होता जिससे बहुवचन का बोध होता, तो यहां देयर होता। लेकिन एवरी यहां पर सिंगुलर है, और इस नाते से यहां पर हिज का प्रयोग होना चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में। तो यहां देयर पेरेंट्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, हिज पेरेंट्स होना चाहिए। तो एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रत्येक पुत्र है, एक एक की बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर है, और इसलिए देयर के स्थान पर यहां क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, देयर नहीं होना चाहिए। तो अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो किस पार्ट में गलती है, विकल्प सी में गलती है। देयर पेरेंट्स नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए हिज पेरेंट्स। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों का कोई मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट हिज बुक्स टू ब्रिंग फ्रॉम होम। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। विकल्प ए है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, बी है फॉरगॉट हिज बुक्स, सी है टू ब्रिंग फ्रॉम होम, और डी है नो एरर। हमेशा याद रखिए, अगर आइदर और नाइदर नॉर और इन सब से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब होता है, वर्ब का प्रयोग हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहां पर एक बात बताइए, आइदर सोहन, सोहन तो यहां एक वचन है, और दूसरा देखिए आर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहां पर बहुवचन है। फॉरगॉट यहां वर्ब भी सही है, लेकिन हिज बुक्स नहीं होना चाहिए। सोहन के अनुसार अगर सोहन रहा होता तो यहां हिज का प्रयोग होता, सोहन के अनुसार। लेकिन यहां सोहन के अनुसार नहीं, बल्कि हिज फ्रेंड्स के अनुसार यहां पर
पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां पर क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। तो यहां सही क्या होगा आपका? आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर बुक्स टू ब्रिंग फ्रॉम होम। तो यहाँ हिज बुक के स्थान पर क्या होना चाहिए था? देयर बुक होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हिज फ्रेंड्स के अनुसार होगा और हिज फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ देयर बुक्स होना चाहिए, हिज बुक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ सोहन के अनुसार हिज का प्रयोग कर दिया है, जो कि गलत है। मैंने बताया ना, आइदर आर, नाइदर नार। और अगर ये सब दो कर्ता से जुड़े हों तो जो बाद वाला कर्ता होता है उसी के अनुसार हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो प्रोनाउन यहाँ हिज फ्रेंड्स जो है चूंकि प्लूरल है, इसलिए प्रोनाउन भी यहाँ प्लूरल होना चाहिए, तो देयर बुक होना चाहिए था, देयर बुक्स। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें किस ऑप्शन में गलती है? आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स, ये तो सही है। फॉरगॉट हिज बुक्स, यहाँ विकल्प बी में गलती है, आप देखिए फॉरगॉट देयर बुक्स होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज प्रोनाउन के संदर्भ में हल किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी हद तक आप इसको समझ भी गए होंगे। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और हमारा उत्साहवर्धन हो सके, जिससे कि मैं और बेहतर प्रयास करने का प्रयास कर सकूं। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।